जय हिंद दोस्तों, आ गया मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटलर्जी। क्या करने वाले हैं? मेटलर्जी। अब देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये जो टॉपिक है मेटलर्जी, ये एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। और बीच में सीबीएसई के कोर्स से इसको हटाया भी गया था, बट इसे इस साल से फिर से ऐड कर दिया गया है ना। तो अब ऐसे तो मेटलर्जिकल साइंस अगर समझने बैठे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, है ना। और क्लास 12 में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर भी होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करके। तो यहाँ पर उतना नहीं है, यहाँ पर बस एक सिर्फ ऊपर चीज़ों को कवर कराया हुआ है ना। तो आप लोग अगर बिल्कुल ध्यान से बने रहेंगे इस वीडियो में मेरे साथ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेटलर्जी वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मेटलर्जी क्या होता है ना। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा यार, जैसे हम लोग अपने आसपास बहुत सारे मेटल्स इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लोहा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग गोल्ड की ज्वेलरीज पहनते हैं, जिंक हम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हम लोग यूज़ करते हैं। क्या कभी हम सोचते हैं कि यार ये मेटल आते कहाँ से हैं, ये कैसे बन के आते हैं, है ना। तो बेटा ज़मीन के अंदर ना हमें काफ़ी सारी फॉर्म्स में, पत्थर की फॉर्म में आप कह लीजिए, बिल्कुल एकदम रॉक जैसी फॉर्म में अजीब अजीब से टुकड़े, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जिन्हें हम लोग ओर या मिनरल कह सकते हैं। अब ओर और मिनरल में भी फ़र्क है ना। मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। फिर से बोलता हूँ, मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट हो या ना हो, कन्वीनियंट हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन और थोड़ा सा यहाँ डिफर करता है। और ऐसे मिनरल्स होते हैं जहां से हम प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली मेटल्स को निकाल सकते हैं। बेसिकली और भी मिनरल ही है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, बट वो जहां से हमें फायदा हो, जहां से हम मेटल प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां आपको एक मतलब प्रॉपर तरीके से एक छोटा सा टेबल दिख रहा होगा, है ना, जिसमें थोड़ा चीज़ें बताई गई हैं आपको, है ना। अब यूँ तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इसलिए आप जरा ध्यान से देखिए मेरे साथ मैं कर क्या रहा हूँ। देखो, मेटल्स हम जैसे जितने आसान हमको मेटल दिखाई देते हैं, ये एक्चुअल में इतने आसान होते नहीं है। इसके बैक एंड में बहुत मेहनत की जाती है। सबसे पहले मेटल जो होता है वो एक ओर की फॉर्म में होता है। जैसे मरकरी की ओर को सीना बार बोलते हैं, कॉपर की ओर को कॉपर ग्लैंस बोलते हैं, जिंक की ओर को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, एल्यूमिनियम की ओर को बॉक्साइट बोलते हैं, आयरन की ओर को हेमेटाइट बोलते हैं। एक और स्मिथसोनाइट भी होती है। अरे यार, इतनी सारी ओर्स होती हैं, समझ रहे हो। तो पहले उस ओर में से हम मोटी मोटी गंदगी निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे एक ओर मिली, मैंने इसमें से धूल, अर्दी इम्प्योरिटीज़, मिट्टी, क्ले, रॉक, ग्रेवल, सैंड, जो मोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ हैं पहले मैंने वो निकाल देनी है। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो इस दुनिया में कोई मेटल है। पहला स्टेप सबके लिए कॉमन है और पहले स्टेप को बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। आपको सिर्फ 3 स्टेप ध्यान रखने हैं, आपका मेटलर्जी खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलोगे व्हाट इज मेटलर्जी देन? मेटलर्जी बेसिकली वो पूरी साइंस है, वो पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आप एक इम्प्योर फॉर्म में मेटल को, मतलब जो एक मिनरल की फॉर्म में पड़ा है या ओर की फॉर्म में पड़ा है, वहाँ से आप उसे यूजेबल फॉर्म में लेके आते हो। क्योंकि वो पत्थर के अंदर लोहा मिक्स है, वो तो आप इस्तेमाल करोगे नहीं। ले भाई पत्थर अपने गेट पर लगा ले, अरे क्या करेगा उसका भाई, है ना। तो कहने का मतलब है ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हम एक मिनरल से उठा के एक मेटल को यूजेबल फॉर्म में लेके आते हैं, सो दैट हम उसे यूज़ कर सकें, है ना। तो यहाँ मैं मेन थ्योरी ही डील कर रहा हूँ, उसमें आप ध्यान दीजिए। 3 स्टेप होते हैं। पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डीप है, और इसी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के ऊपर असल में इसका नाम मेटलर्जी रखा गया है। तीसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है जो कई जगह कुछ केसेस में होता है और कुछ केस में नहीं होता। फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ, हमारे 3 प्रोसेस हैं। पहला बोलेंगे, चिल्लाओ जल्दी जोर से, पहला चिल्लाओ एनरिचमेंट ऑफ ओर। चिल्ला नहीं रहो तुम लोग, एनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा चिल्लाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या बोला मैंने? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तीसरा बोलेंगे हम लोग लास्ट में अपना प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये देखिए, एनरिचमेंट ऑफ ओर तो कॉमन है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल 3 तरीके से होता है बेटा। पहला होता है हाई रिएक्टिव मेटल्स। अरे कौन सी रिएक्टिव मेटल्स? हाई रिएक्टिव मेटल्स। अगले होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। अरे कौन सा बेटा? मॉडरेट। और लास्ट में होते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो हाई वालों को आराम से देखेंगे। पहले बात करते हैं मॉडरेट की। देखिए, मॉडरेट की क्लास सबसे बड़ी होती है। मॉडरेट में आपको जो मेटल होते हैं बेटा, ये 2 ओर से प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं कार्बोनेट और एक होते हैं सल्फाइड। जैसे मान लिया कि मेरा कार्बोनेट की फॉर्म में मान लो मेरा जिंक है,
अगर मेरा जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में पड़ा हुआ है ना, तो हमेशा याद रखना पहले इस गंदी सी फॉर्म को, जैसे मान लो मेरे पास ये और पड़ी हुई जिंक कार्बोनेट की, पहले इस गंदी सी फॉर्म को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑक्साइड से मेटल निकालेंगे, है ना। तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन मीन्स बर्निंग करनी है इसकी, इस ओर को जलाना है, बट ऑक्सीजन लिमिटेड होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसे जलाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग, सॉरी इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो ये हमें देगा ZnO और साथ में हमें ये गैस का एक फ्रेगमेंट देगा। मैं एक्जैक्टली आपको देख के बता देता हूँ, ये जो हमें गैस का फ्रेगमेंट देगा, ठीक है, ZnCO3, ये हमें गैस का जो फ्रेगमेंट देगा वो CO देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नीचे आप सब स्टेट्स मार्क वगैरह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस ZnO को हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम इसे कार्बन से रिड्यूसिंग एजेंट में काम करवाएंगे, हमारा जो जिंक मेटल हमको मिल जाएगा, साथ में कार्बन मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं यार, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो अगर कार्बोनेट की ओर है तो C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करेंगे जो कि लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और अगर सल्फाइड की ओर है, कौन सी ओर है, सल्फाइड की ओर है, तो हम करेंगे रोस्टिंग। क्या करेंगे बेटा, रोस्टिंग, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, मान लो मेरे पास सल्फाइड की ओर है ZnS, ठीक है। इसको भी हम हीट करेंगे, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ये बनेगा ZnO प्लस SO2, ZnO प्लस SO2। उसके बाद जब हमारी ये वाली ये स्टेट बन जाएगी, फिर हम इसको दोबारा से हीट करेंगे, ठीक है। इस बार हम इसे फिर से हीट करेंगे और हम हीट करेंगे इस ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, Zn प्लस CO, ठीक है। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ना जरा उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सारा का सारा गेम इस पे घूम रहा है कि अगर कार्बोनेट की ओर है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे। अगर सल्फाइड ओर है तो हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग और इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये बेसिक तरीके बर्निंग के होते हैं और इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने पहले ओर से ऑक्साइड बनानी है, यहाँ पर भी ओर से क्या बनाई है, ऑक्साइड, और फिर उस ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हमने क्या कर देना है, मेटल में वापस से दोबारा अपना मेटल गेन कर लेना है, ठीक है। ये तो हुई यहाँ तक की काम। अब जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन वो आमतौर पे सल्फाइड की फॉर्म में ही पड़े होते हैं। जैसे मरकरी की ओर होती है सीनाबार, मरकरी की ओर क्या होती है, सीनाबार। तो जो मरकरी की ओर होती है सीनाबार, उसका फॉर्मूला होता है HgS। यहाँ पर हम करते हैं रोस्टिंग। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तो ये हमारा बनेगा HgO प्लस SO2, HgO प्लस SO2। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इस ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट कर दो, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इसमें हमको रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करना पड़ता। तो सीधा हमको Hg प्लस O2 की फॉर्म में रिएक्शन ब्रेक हो जाती है और यहाँ हमको मरकरी मेटल मिल जाता है। अब आप स्टेट नहीं लिख सकते हैं, गैस वैस हम रिविजन कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए कि यहाँ हमारा डायरेक्टली काम चल गया, ठीक है। यहाँ हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये एक लो रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब इस और इस केस में हमें इतनी रिफाइनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, कुछ मॉडरेट में कर जानी पड़ती है। तो रिफाइनिंग को हम बाद में डिटेल में कभी आराम से पढ़ेंगे, है ना। रिफाइनिंग थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें हमको जो इम्प्योर मेटल होता है वो लेना पड़ता है, उसका हमको एनोड बनाना पड़ता है, फिर प्योर मेटल का हम लोग कैथोड बनाते हैं, फिर उसी सॉल्ट सोल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, फिर आयंस ब्रेक होते हैं और फिर प्योर मेटल जो है वो धीरे धीरे कैथोड पे क्या होता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का आपने कुछ प्रोसेस सुना भी होगा, है ना। तो ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। देखो बेटा, जो हमारे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसमें हम सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हम इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, जैसे मान लो मुझे सोडियम चाहिए, ठीक है। अगर मुझे सोडियम चाहिए तो हमको इसमें रिफाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती लास्ट में। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मुझे सोडियम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले सोडियम का मोल्टन सॉल्ट लूँगा। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, मैं पहले सोडियम की एक मोल्टन ओर लूँगा, ठीक है। और सोडियम, ये मैं आपको बता रहा हूँ हाई रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। रिफाइनिंग नहीं बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, रिफाइनिंग बता रहा हूँ। उधर मैंने क्लियर कर दिया, उधर सारा गेम रोस्टिंग कैल्सिनेशन का है, इधर सारा गेम रोस्टिंग कैल्सिनेशन का है, और बस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर देना है। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स के केस हम लोगों को क्या होता है, करना पड़ता है बेटा, हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपके दिमाग को जोड़ डालता हूँ, मॉडरेट और लो में रोस्टिंग कैल्सिनेशन का ही गेम है और बस रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर दो। यहाँ पर हमें करना होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दैट मोल्टन और उस मेटल की। प्लीज़ मैं आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ना एक बात ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिसिस दोनों आपस में बहुत अलग अलग हैं, काफ़ी अलग अलग है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, है ना।
हमने क्या करना है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले लिए। वहाँ पर तो हम लोग रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल होता है उसका एनोड लेते हैं और प्योर का कैथोड लेते हैं। यहाँ पर तो मेटल का उसका कोई सीन, उस मेटल खाली और पड़ी होती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, यहाँ पर आयन स्प्लिट होते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, खूब सारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, खूब सारे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जो ये पॉजिटिव वाला है वो ऑटोमेटिकली कैथोड पे जाएगा। हमेशा एक बात लाइफ में याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं वो कैथोड पे जाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनोड पे जाते हैं। इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, देखिए ये नेगेटिव है, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। अब सुनिए, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखिए कैथोड पे गया Na पॉजिटिव, अचानक से उसे वहाँ क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और वो क्या बन जाएगा, Na। तो बेसिकली वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। सिखा रखा है मैंने तो, सब सिखा रखा है कि 3 तरह से मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखाया था। एक तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस 3 तरह से मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिखाया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये काम हो गया। अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो भी देखिए। एनोड पे कौन पहुंचा, Cl नेगेटिव। जैसे ही वो Cl नेगेटिव पहुंचा, आपने क्या किया, आपने उस Cl नेगेटिव को Cl2 में कन्वर्ट करके आपने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो इसको आपको 2 करना पड़ेगा। 2 नेगेटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन में कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए। बैलेंस कर दिया हमने। अब इन दोनों रिएक्शंस को जैसे ही हम ऐड करते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को, अब देखो ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये वाली रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होगी। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आयन क्या बन जाएगा, 2, इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, 2, ये क्या बन जाएगा, 2। अब जैसे ही आप इन कंप्लीट रिएक्शंस को ऐड करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा हमारा, NaCl, ठीक है, और साथ में हमारा क्या निकल गया, Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं रिएक्शन किस तरह से कर रहा हूँ। तो हमने एनोड कैथोड की रिएक्शन को सिंपल ऐड कर देना है ना, ये हमने एनोड कैथोड की रिएक्शन को सिंपल ऐड कर देना है। सिंपल ऐड करते हमारा क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की मुलाकात हो गई तो ये बन जाएगा NaCl, ठीक है। दोनों के बाहर 2 लगा हुआ है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर Na के बाहर क्या लगा हुआ है, 2, Na लगा हुआ है प्लस Cl2 नेगेटिव लगा हुआ है। देखो ये रिएक्शन तो हम लोगों को पड़ जाती है, ये हम रटते रहते हैं, ये ऐसे फॉर्म होती है। तो ऐसे तो ये तो सिर्फ NaCl है यार, ऐसे तो बहुत सारे हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसको 10-11-12 मिनट के अंदर चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ऊपर कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि भैया रिफाइनिंग कैसे हो तो जरा हमको डिटेल में समझा दो, मैं वो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम कंस्ट्रेंट, है ना। तो वीडियो इतनी ही बनी छोटी सी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर मेटलर्जी जो ऊपर से है रिवाइज हो गई होगी, है ना, कि कैसे रोस्टिंग होती है, कैल्सिनेशन कहाँ होती है, कार्बोनेट्स की ओर में होती है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑक्साइड जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कार्बन ही करता है, कार्बन काफ़ी चीप होता है, सस्ता होता है, तो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप मेटल्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब जो सिनाबार है मरकरी की ओर, वहाँ पर एडवांटेज है कि आप रोस्टिंग तो कर लो, आपको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ऑक्साइड मिलती है उसको सीधा हीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको आप इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में कर सकते हो। कैथोड एनोड के अलग अलग रिएक्शंस बना सकते हो। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसके एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के एनोड कैथोड से कैसे अलग हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। प्लीज़ ध्यान में सुनिए बच्चों, रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।